शायद इंटरव्यू दिए 2 दिन बीत चुके थे। शौर्य अब ये सोचने लगा था कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तभी उसे कॉल आता है। वो फोन उठा के बात करता है तो उधर से एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर शौर्य शेरगिल से हो रही है? तो शौर्य कहता है, जी, लेकिन आप कौन? तो वो लड़की कहती है, जी मिस्टर शौर्य, हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आप सिलेक्ट कर लिए गए हैं। आपको कल आकर यहाँ बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। बाकी की सारी बातें आपको मेल कर दी गई हैं। आप अपना मेल चेक कर लें। धन्यवाद कहकर वो फोन रख देती है। शौर्य ये सुन बहुत खुश होता है। उसे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। वो मन में कहता है, चलो अब अंकल का किराया उनके मुंह पर मारूंगा, ताकि जब देखो तब वो अपना मुंह उठाकर किराया मांगने ना चले आए। वो अगले दिन जल्दी उठ तैयार हो जाता है। बाहर निकल ही रहा होता कि गुप्ता अंकल फिर से टपक पड़ते हैं। ये देख शौर्य धीरे से कहता है, जब भी कुछ शुभ होने जा रहा होता है ये टपक पड़ते हैं, अब फिर किराए का ताना देंगे। गुप्ता अंकल समान्या अपने दांत दिखाते कहते हैं, अरे शौर्य बेटा, फिर क्या इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? लगता है परसों वाली कंपनी में जॉब नहीं मिली। लेकिन आज शौर्य उदास होने की बजाय हंसते हुए कहता, नहीं अंकल, मुझे नौकरी मिल गई है, आज ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ। और रही बात आपके किराए की, तो वो भी मैं दे दूंगा। ये सुन गुप्ता अंकल को तो शौक लग जाता है। वो फिर से पूछते हैं, क्या क्या सच में तुम्हें जॉब मिल गई? तो शौर्य हंसता हुआ कहता है, हाँ अंकल जी, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो ये सुन अंकल के तो सूरी बदल जाते हैं। वो बड़े प्यार से कहते हैं, हैं? अरे क्यों नहीं, जाओ जाओ, आज पहला दिन है ना, लेट नहीं होना चाहिए। तो शौर्य अपने मन में कहता है, हाँ अंकल, क्यों नहीं, अभी जॉब नहीं मिली होती तो सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। अब तो मुंह से शहद टपक रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आ कहता है, जी अंकल जी, और चला जाता है। वो वहाँ से निकल पहले मंदिर जाता है और प्रसाद चढ़ाता है कि तभी उसे संजय अंकल दिख जाते हैं। वो उनके पास जा उनसे आशीर्वाद लेता है और कहता है, अंकल, आपके आशीर्वाद से हमें नौकरी मिल गई है। सुन संजय अंकल भी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहता है, खूब तरक्की करो बेटा, हम बहुत खुश हैं। शौर्य उनसे आशीर्वाद लेकर नंदा कंपनी पहुंचता है। आज उसका पहला दिन था ऑफिस में। वो रिसेप्शन पर जाकर अपना कॉल लेटर दिखता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, आपको HR डिपार्टमेंट की हेड मिस चांदनी को रिपोर्ट करना है। मिस चांदनी एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिनके पीछे पूरा ऑफिस पागल था। शौर्य जब मिस चांदनी से मिलता है तो चांदनी तो उसे देखती ही रह जाती है। ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट में वो काफी हैंडसम लग रहा था, जिसमें उसके बाइसेप्स एंड चेस्ट अच्छे से नजर आ रहे थे। करीने से सेट किए हुए बाल उसका लुक और बेहतर बना रहे थे। शौर्य उनसे मिल अपनी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। फिर उसे चांदनी पूरा ऑफिस दिखाती है और खुद भी शौर्य को चुपके चुपके देख रही होती है और मन में सोच रही थी कि काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो पूरे ऑफिस में मेरी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शौर्य जहां जहां से गुजर रहा होता है, सारी लड़कियों की नजर उस पर ही जाकर रुक जा रही थी, जिसे देख बाकी लड़के जल भुन रहे थे कि आज तक जो लड़कियां उन्हें देखा करती थी, आज उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। वहीं लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। यार, ये हैंडसम बंदा कौन है? कितना हॉट है। उफ, उसकी नीली आंखें और उसकी मुस्कुराहट किलर है यार। ये बंदा मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मजा ही आ जाए। तो दूसरी लड़की कहती है, ओ, तुम कहीं की महारानी हो जो वो तुम्हें पसंद करेगा? उसके लिए तो मैं ही बेस्ट हूँ। लड़कियां आपस में ही बातें कर रही थीं। शौर्य उन पर ध्यान दिए बिना सारा ऑफिस देखता है। फिर चांदनी जी कहती हैं, शौर्य, आपको हमारी CEO मिस आरोही के सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना है। आप उन्हीं की ही जगह लेंगे। उनका ट्रांसफर सिंगापुर हो गया है, लेकिन अभी आपको उन्हें ही रिपोर्ट करना है। कैबिन आगे से राइट है। गुड लक। फिर चांदनी जी को जाना था, लेकिन वो शौर्य को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर गुड लक कहे वो निकल जाती है। शौर्य वहां आता है तो देखता है वहां कोई नहीं है, तो बाहर ही इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब प्रीति आती है तो उसे देख के हैरान हो जाती है। फिर उससे पूछती है, तुम और यहाँ? तो शौर्य ना समझी से पूछता है, सॉरी मैम, मैं आपसे कभी नहीं मिला क्या आप मुझे जानती हैं? तो प्रीति कहती है, उस दिन रोड पर तुम ही थे ना जिस पर वो आदमी चिल्ला रहा था? तो शौर्य को याद आता है तो वो अपना सिर झुका लेता है और कहता है, जी मैम। तो प्रीति उसे ऐसे देख के कहती है, चील, कोई बात नहीं। तो तुम हो जिसे सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो शौर्य कहता है, जी मैम। तो प्रीति कहती है, ठीक है, चलो अंदर। वो दोनों कैबिन में चले जाते हैं। तब प्रीति उसे सारी चीजें समझाती है और आरोही का शेड्यूल देती है और कहती है, मैम थोड़ी सख्त है, उन्हें लेट काम बिल्कुल पसंद नहीं, तो कभी भी लेट मत होना। चलो अब मैम से मिल लो। वो दोनों आरोही के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं।
आरोही अपने कैबिन में बैठी फाइल पढ़ रही होती है। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और प्रीति अंदर आती हुई कहती है, मैम, ये हैं आपके नए सेक्रेटरी मिस्टर शौर्य शेरगिल। आरोही अपनी नजरें उठाती है तो उसे शौर्य दिखता है। उसे देख फिर ना जाने क्यों उसका दिल जोर जोर धड़कने लगता है। वो फिर ना चाहते हुए भी उन नीली आंखों में खोने सी लगती है। तभी प्रीति की आवाज से होश में आती हुई कहती है, तुम तो शौर्य को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। वो प्रीति की तरफ देखता है तो प्रीति समझ जाती है और कहती है, उस दिन इन्होंने ही तुम्हें बचाया था। तो शौर्य फिर आरोही को देख उन्हें कहता है, थैंक यू मैम, उस दिन हमारी मदद करने के लिए। ये सुन आरोही तंज भरी हंसी हंस देती है और कहती है, मैं सही थी तुम्हारे बारे में। तुम जैसे लोग कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले सकते, बस सबको सॉरी एंड थैंक यू ही बोलते रहते हो। तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुन शौर्य को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे निपट नहीं सकता था, बस उस दिन मेरा इंटरव्यू था, इसीलिए मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। चुप रहना और कुछ ना करना दोनों अलग बातें हैं मैम। मैं चुप था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। बात आगे बढ़ती देख प्रीति कहती है, मैम, बॉन्ड साइन हो चुका है तो अब हम इन्हें 6 महीने से पहले तो नहीं निकाल सकते, और फिर किसी के पर्सनल मैटर से हमें क्या लेना देना। ये सुन आरोही अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है, ठीक है, इन्हें इनका काम समझा दो। फिर प्रीति और शौर्य कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। आरोही का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने शौर्य को जाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो चाहती थी कि शौर्य ना जाए। उधर कैबिन के बाहर निकल प्रीति शौर्य से कहती है, शौर्य जी, आप मैम की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो जबान से भले कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी, सारे एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है। किसी को कुछ भी परेशानी हो वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है। बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करती है क्योंकि वो हम सबको अपने परिवार की तरह ही समझती है, इसलिए जब हम कोई गलती करती हैं तो डांटती हैं। शौर्य ये सुन कहता है, कोई बात नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा। प्रीति अपने लिए मैम सुन कहती है, हाँ शौर्य जी, कॉल मी प्रीति। ये मैम सुन के बड़ी होने वाली एक अलग सी फीलिंग आती है। तो शौर्य कहता है, ओके प्रीति, लेकिन फिर आपको भी मुझे मेरे नाम से जी हटाना होगा। सिर्फ शौर्य ही कहिए, हमें अच्छा लगेगा। फिर दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं। तो प्रीति कहती है, ओके, आज से हम फ्रेंड्स। क्यों शौर्य? तो शौर्य भी हंसकर हाँ में सिर हिला देता है और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन कैबिन के अंदर आरोही को ये देख पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो नहीं देख पाई तो बाहर आके कहती है, बातों से फुर्सत मिल जाए तो काम भी कर लो प्रीति। प्रीति और शौर्य ये सुन वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। प्रीति उसे सारा काम समझा देती है और शौर्य भी सारा काम बड़े ध्यान लगाकर सीख रहा था, ताकि आरोही को कोई भी मौका ना दे उसे डांटने का। आज का दिन यूं ही काम सीखते सीखते ही निकल जाता है। अगले दिन से शौर्य अपने काम पर लग जाता है। वो आरोही को उसका पूरे दिन का शेड्यूल बताता, उसकी मीटिंग्स अरेंज करता, उसकी कॉफी बना के उसको सही समय पर देता। इन शॉर्ट, वो अपना काम बड़े ही अच्छे से कर रहा था। लेकिन आरोही फिर भी उसे बिना वजह के काम देती रहती थी। ऑफिस में शौर्य ने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से सबसे घुल मिल गया था। हर कोई शौर्य से अच्छे से बात करता और वो भी सबसे मिलजुल कर रहता। और लड़कियां तो शौर्य के लिए पागल हो रखी थी। कोई ना कोई लड़की किसी न किसी बहाने से शौर्य के पास आती ताकि उसे रिझा सके। लेकिन अपना शौर्य भी सख्त है, किसी को भाव ही नहीं देता, या यूं कहें उसे रिझाना समझ ही नहीं आता। लेकिन ये सब देख के आरोही के गुस्से का पारा हाई रहता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तो अपना गुस्सा वो शौर्य को बेतुके काम देकर निकालती, ताकि वो किसी लड़की की तरफ ना देखे। कभी वो एक ही कॉफी को बार बार बनवाती, तो कभी लिफ्ट बंद करवा के कोई फाइल फर्स्ट फ्लोर से मंगवाती, तो शौर्य को नीचे सीढ़ियों से जाना पड़ता। और जब वो फाइल लेके आता तो आरोही उस फाइल को गलत बता के दोबारा नीचे भेज देती। शौर्य ये सब करते हुए कभी थक जाता तो आरोही को बुरा भी लगता, लेकिन वो फिर भी ये करती रहती। और कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे सुनाने लगती, जिसे शौर्य सिर नीचे किए सुन लेता। आरोही को उसका झुका सिर देख और भी गुस्सा आता। वो ना तो किसी लड़की को शौर्य के आसपास बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही उसका झुका हुआ सिर देख सकती थी। पता नहीं क्यों उसे शौर्य का झुका सिर देख एक अलग ही बेचैनी होती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो क्यों ऐसी हो रही थी उसे खुद मालूम नहीं चल रहा था। शायद वो धीरे धीरे बदल